हेलो दोस्तों। मेरा नाम अभय कुमार है और एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूं एक नए मेहमान के साथ और एक नई बात पे चर्चा करने के लिए। आज हमारे बीच में एक ऐसे लेखक हैं, एक ऐसे एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत एक ऐसी विचारधारा से की जो विचारधारा आज भारत के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए वो जिम्मेदार हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम्स के जो तार हैं, चाहे वो धार्मिक उन्माद का उन्माद की बात हो या लोगों को मजहब के नाम पे बांटने की बात हो, उन्होंने उस संगठन से शुरुआत की। लेकिन इंसान सोचता है, इंसान चीजों को देखता है और बहुत जल्द उनको ये बात एहसास हो गया कि जो देश के नाम पे जो सियासत करने वाले जो लोग हैं वो लोग असल में मजहब और धर्म की सियासत करते हैं और इंसान को इंसानों से बांटते हैं। जी, आज हमारे इस फेसबुक लाइव में भंवर मेघवंशी जी आए हुए हैं। आप सब लोग उनको जानते हैं। उनकी किताब अभी आप देखिए मेरे हाथ में पड़ी हुई है, मैं एक कार सेवक था। ये किताब इन्होंने लिखी है और ये किताब इनके 20-25 साल के जो भी एक राजनीतिक अनुभव है उस सारी बातों का एक दस्तावेज है। और आज का जो विषय है, जो आज का जो मौजू है जिसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे, उसका नाम हमने रखा है नेशन एंड कास्ट, यानी राष्ट्र और राष्ट्रवाद की बात करने वाले लोगों को से पूछना चाहिए कि जाति का जो सवाल है उसके ऊपर आपकी क्या राय है। तो सबसे पहले हम अभी भंवर मेघवंशी जी का यहाँ स्वागत करेंगे। हम उनकी जिंदगी के बारे में भी पूछेंगे, उनकी किताब के बारे में भी पूछेंगे। मैंने पूरी किताब पढ़ ली है, इसलिए आपको मैं इसका समरी भी बताऊंगा। सबसे पहले सर आपको जय भीम, नमस्कार सर। जय भीम डॉक्टर अभय कुमार जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच जी। तो सबसे पहले मैं जो हमारे दोस्त इस फेसबुक शो को देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि ये जो किताब है पहले इसके बारे में जान लीजिए, ऑथर और के बारे में जान लीजिए, फिर हम उनसे सवाल ले लेंगे। ये जो किताब है जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये इसको लिखा एक किताब है, हिंदी में किताब है जिसका नाम है मैं एक कार सेवक था। और इसके जो लेखक हैं वो आपके सामने अभी ये मौजूद है यहाँ पे, भंवर मेघवंशी जी। और ये किताब इन्होंने इस किताब के अंदर में इस बात का जिक्र किया है कि इस किताब को छापने के लिए लोग तैयार नहीं था। बहुत सालों तक इनको जो मखतूतात थे, जो पांडुलिपि थी, उसको लेके यहाँ से यहाँ भटकना पड़ा। बाद में एक किताब आई और जब एक किताब आई तो ये किताब आज बहुत ही कम वक्त में 3 बार पब्लिश हो चुकी है शायद, और इसका एक रिवाइज एडिशन भी आ चुका है। अंग्रेजी में इस किताब को नवयाना ने इसको छापा है और हम सब की जो टीचर है प्रोफेसर निवेदिता मेनन, उन्होंने इसका अनुवाद अंग्रेजी में किया। और इस किताब को का नाम है अंग्रेजी में कि आई कुडंट बी ए हिंदू, मैं हिंदू नहीं हो सका, या मैं कार सेवक था और हिंदू मुझे हिंदू नहीं हो पाया। तो सवाल ये है कि इस तस्वीर के ऊपर आप अगर इस किताब को अगर आप देखेंगे तो इस पे एक जो एक कार सेवक की तस्वीर बनी हुई है, ये आप देखेंगे। लेकिन कार सेवक जो होते हैं, जिस संगठन से कार सेवक जुड़ते हैं, उनको ये सिखाया जाता है कि इस देश में हिंदुओं की बालादस्ती, उनका वर्चस्व को स्थापित करना है। लेकिन जब कोई व्यक्ति, खासकर जो वंचित समाज से आता है, जो पिछड़ी जाति से आता है, जो दलित समाज से आता है, जब उनके साथ काम करता है तो बहुत जल्द उसे मालूम ये इस बात का एहसास हो जाता है कि राष्ट्र का नाम लेने वाले लोग, देश का नाम लेने वाले जो लोग हैं, जो सबकी हित की बात करते हैं, उनके डिक्शनरी में, उनके प्रोग्राम में दलितों के लिए कोई एक इंसान की जो कद्र होनी चाहिए वो इंसान की कद्र नहीं है। और भंवर मेघवंशी जी ने भी इस किताब में जिक्र किया है कि किस तरह से जब ये किशोर अवस्था में थे, जब ये बच्चे थे, इनका नौजवानी का दौर था, उस जमाने में मंदिर का आंदोलन बहुत तेजी से चल रहा था और किस तरह से दलितों को और पिछड़ों को मंदिर आंदोलन में ले जाने के लिए प्रचारक उनको अपने साथ खींचते थे। लेकिन
वही प्रचारक के और वही बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े बनिया, बड़े बड़े अपर कास्ट के जो बच्चे थे वो तालीम हासिल करते थे, और दलित के जो बच्चे थे उनको मंदिर तोड़ने के लिए उनको मोबिलाइज किया जाता था। लेकिन इनको, भंवर जी को, इस संगठन से जो पूरा तरह से मोह तब भंग हुआ जब उन्होंने राष्ट्रवाद के की बात करने वाले लोगों को अपने घर पे दावत दी और कहा कि आप आइए हमारे घर भोजन कीजिए। और इनका बनाया हुआ भोजन जो था, चूंकि ये सवर्ण समाज में पैदा नहीं हुए हैं, इनके बनाए हुए भोजन को खाना तो दूर की बात, उसे सड़क पर फेंक दिया गया। और इस दिन उनको ये बात महसूस हुई कि ये जो भगवा राष्ट्रवाद है, इसके अंदर में नीची जातियों के लिए कोई जगह नहीं है। और उस दिन से इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जो है एक प्रगतिशील विचारधारा, एक सेकुलर विचारधारा, बाबा साहब अंबेडकर और वामपंथ की जो विचारधारा है, जहां पे लोगों के बीच में सम्मान हो, लोगों को बराबरी के साथ देखा जाए, इसके लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी को उसके बाद से लगा दिया। और इसीलिए अंग्रेजी में जो टाइटल है इस किताब का कि आई कुडंट बी ए हिंदू, अगर आप दलित हैं, अगर आप पिछड़ा हैं, आप अपनी जान भी दे देंगे इस राष्ट्रवादी लोगों के लिए, आप मंदिर मस्जिद तोड़ भी देंगे, तब भी ब्राह्मणवादी व्यवस्था में आपके लिए कोई जगह नहीं है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वो कथन बिल्कुल सही है जब उन्होंने कहा कि भारत के लिए इससे बड़ी विपदा की चीज कोई नहीं हो सकती है जब भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लंबा हो गया, इसलिए मैं अब बिल्कुल भी वक्त नहीं लूंगा। अब मैं हमारे जो मेहमान हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि सर, आपने सोचा था कि ये किताब इतनी मकबूल होगी और लोग इस तरह से इस किताब को लेंगे, तो अब आप अपने बारे में कुछ बताइए कि आजकल क्या चल रहा है, और आप आजकल का जो आंदोलन है, खासकर जो पिछड़ों का आंदोलन है, जो जो वामपंथ का जो आंदोलन है, इसको लेके आप क्या सोच रहे हैं, क्या आपके दिल दिमाग में क्या बात चल रही है? जी थैंक यू अभय कुमार जी। मैं आपने जैसा पूछा कि क्या ये किताब इतनी मकबूल होगी, ऐसा मैंने कल्पना किया या सोचा, तो मैं आपको बताऊं कि ऐसा मुझे तो लगता था कि शायद ये किताब कभी पब्लिश ही नहीं होगी, क्योंकि ये एक तरीके से फेसबुक पर मैंने लिखना शुरू किया इसको। शुरुआती तौर पर ये फेसबुक पोस्ट थी और वो काफी लोकप्रिय हो रही थी, और कई लोगों का सुझाव था कि ये एक किताब के रूप में आनी चाहिए। तब फिर इसको किताब की तरीके से लिखा गया, और जब उसका पांडुलिपि बन के तैयार हुआ तो कई नामी प्रकाशकों, जिन्होंने खुद आगे होकर के इस पांडुलिपि को मंगवाया और फिर वो घुमाते रहे इधर से उधर, इधर से उधर। कईयों ने कहा कि इसमें थोड़ी मिर्ची कम करो, कुछ का ये कहना था कि इसकी भाषा को थोड़ा ठीक करो, कुछ चाहते थे कि सीधे किसी संगठन का नाम न लिखा जाए, लोगों के नाम न हो। तो मैं तैयार नहीं था। मैंने कहा कि देखिए, कोई ये कहानी या उपन्यास नहीं है और न ही कल्पना है, ये एक घटनाक्रम का दस्तावेजीकरण है, और उसमें तारीखें भी होंगी, नाम भी होगा, संगठनों के भी नाम होंगे, और घटनाओं का वैसा ही विवरण होगा जैसी घटनाएं घटी हैं। तो अंत में ये 2014 से लगा करके 2019 के जनवरी तक ये घूमती रही पांडुलिपि यहाँ से वहां, और अंत में फिर नवारुण प्रकाशन ने, संजय जोशी जो हैं, उन्होंने इसको छापने का साहस किया, और ये मानते हुए किया कि हो सकता है कि ये किताब लाभ तो दे या न दे, पर जेल जरूर करवा सकती है। बावजूद इसके भी उन्होंने उसको छापा। लेकिन जैसे ही ये किताब छप करके आई और पाठकों का जो इसको समर्थन मिला, वो बहुत अद्भुत था। हमें उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके से इसको समर्थन हासिल होगा, और पहला संस्करण 1 महीने में ही समाप्त हो गया। जिन लोगों के पास किताबें पहुंची, उन्होंने उस पर खुलकर प्रतिक्रिया करी, और इस किताब में जितने पृष्ठ हैं उससे ज्यादा लोगों ने इस पर समीक्षाएं लिखी है। अगर उन समीक्षाओं को एक साथ लाया जाए तो शायद वो समीक्षा का एक बड़ा, इससे दोगुना किताब बन सकता है। तो उस रूप में ये किताब आई, और अच्छा रिस्पॉन्स था। दूसरा
संस्करण भी आया, और तीसरा संस्करण तो लॉकडाउन के दरमियान आया। तो एक तरीके से मैं ये नहीं उम्मीद कर रहा था कि इतना इसको लोकप्रियता भी मिलेगी, इतना मोहब्बत मिलेगी लोगों की। मैं तो उम्मीद कर रहा था कि इसका विरोध होगा बहुत ज्यादा, लेकिन समर्थन बहुत ज्यादा हुआ है। विरोध कोई छुटपुट लोगों ने किया होगा, बाकी लोगों ने इसको बहुत हाथों हाथ लिया। और अभी तक ये 3 भाषाओं में आ चुकी है। तमिल अनुवाद प्रकाशित हो चुका है, और मराठी अनुवाद जल्दी इसका अनुवाद आने वाला है, प्रकाशित होने वाला है। तो जी, तो हम ये दोस्तों, मैं ये सोच रहा हूं कि बातें थोड़ा अगर सिलसिलेवार तरीके से किया जाए तो किताब की भी सारी बातें आ जाएंगी और लेखक से भी आपका परिचय हो जाएगा। ये जो किताब है, मैं कारसेवक था, ये किताब हिंदी में आई, अंग्रेजी में ये किताब ऑलरेडी बहुत पॉपुलर हो चुकी है, मराठी और तमिल में भी आ चुकी है। मैं सोच रहा हूं इस किताब को उर्दू में लाने के लिए, तो इसके लिए भी देखिए कि आप लोगों का सहयोग हो तो ये चीज आनी चाहिए। तो इस किताब की अहमियत ये है, इस किताब की अहमियत ये है कि आप लोगों को लगता होगा कि जो राष्ट्रवाद की जो राजनीति कर रहे हैं वो लोग अल्पसंख्यक के विरोधी हैं। जैसे बहुत लोगों को लगता है कि अल्पसंख्यक के विरोधी हैं, या जैसे राष्ट्रवादी लोग भी कहते हैं कि सारी समस्याओं का जड़ अल्पसंख्यक हैं, अगर अल्पसंख्यकों को ठीक कर दिया गया, उनको इंटीग्रेट कर लिया गया तो सारी समस्या खत्म हो जाएगी। भंवर मेघवंशी जी की जो किताब की सबसे बड़ी अहमियत यह है कि इस किताब के अंदर में जो उन्होंने आत्मकथा की शक्ल में जो इन्होंने बातें कही हैं, तो इससे बातें जो निकल के आती है वो ये आती है कि शायद भारत में जो फॉल्ट लाइन है, जो लड़ाई को जिस तरह से दिखाया जाता है कि धार्मिक कम्युनिटी, एक कम्युनिटीज की लड़ाई दूसरी कम्युनिटीज के साथ है, मेरा मानना है कि भंवर जी का कंट्रीब्यूशन ये है कि ये दिखा रहे हैं कि ये सिर्फ लड़ाई एक धर्म का दूसरे धर्म से नहीं है, ये लड़ाई ब्राह्मणवादी सोच और अंबेडकरवादी सोच के जो लोग हैं, जो समता में यकीन करते हैं, उनके बीच में है। राष्ट्रवाद जो है, एक जो मतलब हिटलर वाली राष्ट्रवाद जो है, तानाशाही वाली जो राष्ट्रवाद है, धर्म पे आधारित जो राष्ट्रवाद है, मनुवाद पे आधारित जो राष्ट्रवाद है, इसके बीच में, इसके मुकाबले में समता पे आधारित जो समाज होगा, जो बंधुत्व के नाम पे जो समाज होगा, ये बातें इस किताब के अंदर में आई है। और जो व्यक्ति खुद उस दर्द को देखा, झेला, इनके ऊपर कई जानलेवा हमले भी हुए, उस व्यक्ति की एक किताब है, इसलिए किताब बहुत ही अहम है। और मैं अपील करूंगा आप सब लोगों से, बहुत ही आसान जबान में लिखी गई है किताब, आप जरूर पढ़िए। राष्ट्रवाद के मतलब खोखले चरित्र को अगर आपको पढ़ना है, समझना है, गैर मानवीय चेहरे को पढ़ना है आपको, और आपको धर्म से हट के जो असल जो लड़ाई है, जो ब्राह्मणवाद और जो मनुवाद के खिलाफ जो अंबेडकरवाद की जो लड़ाई है, ये आपको ये चीजें लगेगी। ये मेरी सोच है, अगर मुझे लगता है कि अगर मैं गलत हूं तो लेखक महोदय मुझे करेक्ट करेंगे। लेकिन मैं अब ये सोच रहा हूं कि किताब को हम क्या करते हैं, चैप्टर वाइज जो इसके कुछ कुछ अहम जो सवाल मैंने कुछ अंडरलाइन किए हैं, मैं सोच रहा हूं कि इसी का जिक्र करते हुए हम तकरीबन 40 या 50 मिनट इस किताब के ऊपर उसमें हम चर्चा करेंगे। और फिर भंवर मेघवंशी जी अपनी बातों के साथ, किताब की बातों के साथ, समसामयिक बातों के साथ उसको जोड़ के हम लोगों को अपनी अपनी जो स्ट्रगल है उसके बारे में बताएंगे। सर, आपका जो पहला जो चैप्टर है जिसमें आप जिक्र कर रहे हैं कि जिसका नाम है सौगंध राम की खाते हैं, इसमें ये जो है, ये पढ़ने के बाद कोई किताब रोक नहीं सकता पढ़े हुए। और जो लोग इस किताब को नहीं पढ़े हुए हैं उनको मैं बता दूं कि ये भंवर जी लिख रहे हैं कि 13 वर्ष की उम्र से ही ये राष्ट्रवादियों के चक्कर में पड़ गए, और उसके बाद उस समय मंदिर का आंदोलन चल रहा था, और इनको इनके जज्बात के साथ खेल के इनको ले गया मंदिर मंदिर बनाने के लिए, और अल्पसंख्यकों के धार्मिक जो स्थल है उसको क्षति पहुंचाने के लिए जब इनको लेके जब जा रहे थे, तो जो लोग इनको लेके जा रहे हैं उन लोगों ने इनको ट्रेन पे बैठा दिया और खुद उतर गए। यानी जहां लड़ाई झगड़ा का काम हो वहां दलित को और पिछड़ों को आगे कर दो, और जहां कुर्सी लेने की बात हो, जहां सत्ता लेने की बात हो, जहां ड्राइविंग सीट पे बैठने की बात हो, जहां रिमोट कंट्रोल की बात हो, वहां पे खुद ऊंची जाति के लोग वहां पे बैठ जाएंगे। और 1-2 लाइन में पढ़ना चाहता हूं और फिर मैं कहूंगा कि भंवर जी उस दिन को आप याद कीजिए,
और आज जो हुआ कितना बदला और कितना नहीं बदला, ये लिख रहे हैं। जब ट्रेन सरकने लगी, साथ ही साथ हमारी बोगियों से बड़े बड़े लोग भी सरकने लगे। अरे यह क्या, ये भाई साहब क्यों उतर रहे हो, ये प्रचारक जी क्या यहीं रहेंगे, हमारे साथ नहीं चलेंगे? यानी आप लड़ने के लिए दलित पिछड़ा जाए। मैंने देखा कि धीरे धीरे तमाम सारे बड़े लोग, उद्योगपति, प्रचारक, नेता, लीडरान सब उतर गए और दलित और पिछड़ा को धार्मिक उन्माद में धकेल दिया गया। सर ये चीजें आज भी देखी जा रही है। तो इस अगर इस घटना को अगर आप अभी याद कर रहे हैं तो कुछ इस पे आप क्या और कहना चाहेंगे, क्या आपकी टिप्पणी होगी, कैसे आपको याद कर रहे हैं वो पुरानी बातों को? जी, मुझे लगता है कि चीजें बदली नहीं है, वो चरित्र जो है वो वैसा का वैसा ही है। आज भी दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का जो उपयोग है वो इसी रूप में किया जा रहा है। अब बजरंग दल में हुड़दंग करने के लिए, उपद्रव करने के लिए, दंगा फसाद करने के लिए आखिर कौन लोग हैं? तो मुख्य संगठन में जहां लाभ की चीजें हैं, जहां सत्ता की मलाई है, जहां शक्ति नीति निर्माण हो रहे हैं, वहां तो ये लोग नहीं है। ये लोग वहां है जहां झगड़ा करना है, जहां पर दंगे फैलाने हैं, जहां पर इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो मुझे लगता है कि वो एक, अगर मैं ये मानूं कि इसको एक प्रतीक मान लिया जाए कि ट्रेन में हमको बिठा करके वो अपने अपने घरों में चले गए, वो आज भी वही करते हैं कि जहां भी आग लगानी है, जहां भी दंगा फैलाना है, वहां भाषण लगाएंगे, लोगों को भिड़ने के लिए और लड़ने के लिए तैयार करके और एक दूसरे के आमने सामने करके वो पीछे सरक जाते हैं। आप इतने सारे दंग नजर आती आपकी, हो। जी 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 जी, बोलिए 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 बोलिए। कहीं भी आप दंगों और बाकी चीजों में कहीं बड़े जो लोग हैं, प्रचारक लोगों की, अभी 100 साल जिन संगठनों को हो गए, क्या उनका एक भी प्रचारक भारत में हिंदू मुस्लिम दंगों में कहीं मारा गया है या कहीं जेल हुई है उनको? नहीं हुई है। आप गुजरात जेनोसाइड को देखिए, वहां पर जो लोग गिरफ्तार किए गए, जो लोग मारे गए, वो लोग कौन थे जो जिन्होंने मुस्लिमों का नरसंहार किया? वो ज्यादातर वो लोग थे जिनको इसी तरीके से ला करके और वहां दंगों में झोंक दिया गया। तो मैं ये याद कर पाता हूं कि जिस तरीके से हमको झोंक दिया गया कि जाओ और बाबरी मस्जिद को तोड़ो, मुझे लगता है कि वही तरीका था, वो तरीका आज भी है कि आज भी जहां भी अगर कहीं कोई उपद्रव करना है, चाहे दिल्ली के दंगे हो, चाहे कोई भी चीज हो, वहां इसी तरीके से वंचित समाज के जो लोग हैं, खासतौर पे युवा हैं, उनको तैयार इसलिए किया जा रहा है कि वो लड़ सकें। और उनको कहा ही ये जा रहा है कि आप तो वो योद्धा हैं, धर्म योद्धा हैं, आपके पूर्वजों ने भी लड़ाई लड़ी, आपके पूर्वज कन्वर्ट नहीं हुए और उन्होंने गंदा काम करना स्वीकार। जी बोलिए जी। आपके पूर्वज जब धर्म योद्धा थे तो आप भी योद्धा हैं। और योद्धा का काम क्या है? योद्धा का काम है कि लड़ना है। योद्धा तो कभी राज नहीं करता है। ये तो सारे संसाधनों पर ये बैठे रहेंगे, सारा लाभ ये लेंगे, सारे अवसर इनको चाहिए और लड़ने के लिए या जहां भी कोई चीज तोड़नी है, चाहे वो कानून तोड़ना है, चाहे वो बाबरी मस्जिद तोड़नी है या और भी कोई चीज करनी है, कहीं आग लगानी है, उसी में उपयोग किया जा रहा है। वो तब भी और मुझे लगता है कि अब भी यही सारी चीज चल रही है। अच्छा सर, एक चीज आप बताइए कि अगर हिंदुत्व शक्तियां इतनी ताकतवर हो गई हैं तो ये मुमकिन नहीं है कि सिर्फ ऊंची जातियों के वोट से ये कामयाब हो सकते हैं। एक बहुत बड़ा तबका है निचली जातियों से जो उनके पास जा रहा है और उनको हिंदू बनाने की कोशिश कर रहा है। तो उसमें और उसके साथ साथ आप देखिए कि उनकी आइडियोलॉजी कितनी गैर बराबरी पे आधारित है। और दूसरी तरफ जो अंबेडकर के विचारधारा पर जो पार्टियां बनी हुई हैं, उन पार्टियों का पूरी तरह से अगर आप देखें तो बड़ी तेजी से अगर कहें तो उनका उनका जो सोशल बेस है वो कम होते चला गया है।
बहुत ज्यादा सिविल सोसाइटीज में एक्टिव भी नहीं दिख रही हैं। तो ये क्या आपको लगता है कि आने वाला जो दिन है वो चीज और खराब हो सकती है? बहुत ही मैं निराशा में मैं घिर जाता हूँ। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या सोचते हैं सर? मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि ये केवल जो सवर्ण तबका है या सवर्णों में भी जो ऊपर के जो 3 वर्ण है, उनके वोट से ये सत्ता नहीं बनी है। इसमें बहुत बड़ा सहभाग अन्य पिछड़े वर्ग का है। और आप अगर ये देखेंगे कि इस समय सांप्रदायिकता की इस मरी ये जो ब्राह्मणवाद की जो लाश है, इसको अगर कोई ढो रहा है तो वो सबसे ज्यादा पिछड़ा ढो रहा है। और उनके साथ दलित और आदिवासी समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं, सक्षम लोग हैं, जिन्होंने थोड़ा पैसा कमा लिया है या नौकरी पैसा लोग हो गए हैं, ये तमाम लोग आज की समय में इस पूरी कम्युनल पॉलिटिक्स को आगे ले जाने में पूरी भागीदारी निभा रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये इसमें केवल वो ऊपर के वर्ग ही नहीं है, अब इन निचले तबकों में जो ऊपर का वर्ग उभर के आया है, या ये जो एक नया इलीट, एक मिडिल क्लास इन तबकों में उभरा है, ये भी उन ऊपर के तबकों के साथ संयुक्त हो गया है। और इसीलिए आप अभी ये देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में लोग शिफ्ट हुए हैं। और ये बहुत खतरनाक है। और आपकी जो निराशा है वो बिल्कुल हमें भी वो सोचने पे बाध्य करती है कि आखिर ये क्या हो गया, क्या हो गया अम्बेडकर के लोगों को, क्या हो गया लोहिया के लोगों को, क्या हो गया प्रगतिशील लोगों को, कि जाकर के वो ऐसे लोगों की गोद में बैठ रहे हैं, ऐसे हाथों को मजबूत कर रहे हैं जो हाथ उन्हीं की गिरबान पर आने वाले हैं, जो उनके गले को दबा देंगे और उनकी सांस को छीन लेंगे। तो क्यों अपने वर्ग स्तरों को, क्यों अपने दुश्मनों को मजबूत करने का काम ये लोग कर रहे हैं। लेकिन ये सच्चाई है कि आज आज जो स्थिति बनी है उसमें बड़ी तादाद में ओबीसीज और लगभग 30 से 40% अनुसूचित जाति और जनजाति के जो लोग हैं वो अब आए हैं, इस हिंदुत्व की नई पूरी राजनीति का हिस्सा बन गए हैं। और ये बहुत एक अलग तरीके के मैकेनिज्म से हुआ है भय कुमार जी। ये ऐसे हुआ कि उन्होंने जो डोमिनेंट ओबीसी थी, डोमिनेंट एससी थी, डोमिनेंट ट्राइबल थे, उनको दरकिनार किया है, उनको एक तरफ करके उनके नीचे से जो लोग थे, दूसरे जो समुदाय थे छोटे छोटे, उन तमाम समुदायों को अपने साथ ले लिया और उनको उनके खिलाफ भिड़ा दिया और उनको अपनी ताकत बना दी। जैसा आपने उत्तर प्रदेश में भी देखा कि दो को छोड़ बाकी सबको जोड़, दो को किन को छोड़ना है, कि यादव को छोड़ना है और वहां जो जाटव है उनको छोड़ना है, ये दो मजबूत बिरादरी है, इनको छोड़ दो, फिर आप दूसरे तमाम लोगों को ले आओ। ये पूरे देश भर में उनका ये काम चल रहा है। और अभी अभी उन्होंने घुमंतु समुदायों को, जो नोमैडिक ट्राइब है, जो डीएनटी कम्युनिटीज हैं, उन पर बड़ा काम किया है। और आप भविष्य में देखेंगे कि डीएनटी पर जो उनका काम है, आरएसएस का पिछले 15 साल का काम अभी दिखेगा। वो एक नया वर्ग बन के आएगा और वो तमाम वर्गों में से निकाल करके एक नया वर्ग बना करके, चूंकि वो लड़ाकू लोग हैं, निर्भीक लोग हैं, घूमते रहे कम संसाधनों में, घूम घूम करके अपना जीवन जीते रहे हैं, तो उनमें जीने का संघर्ष का बड़ा जिजीविसा है। उन लोगों का खतरनाक तरीके से सेपनाइजेशन हो रहा है, कम्युनल बनाया जा रहा है उनको, और वो आने वाले समय में हिंदुत्व के हरावल दस्ते के रूप में आपको दिखेंगे लड़ते हुए, क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ ज्यादा नहीं है। अब बाकी कम्युनिटियां तो सोचने भी लगी हैं, लेकिन वो अभी बेघर लोग हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है, तो उनको लगता है कि हाँ हमको लड़ना है, तो उनको लड़ाकू के रूप में इस्तेमाल करने की पूरी तैयारी की जा रही है। और पर मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं तो इसलिए निराश नहीं होता कि अंधेरा तो है, लेकिन उजाला भी कहीं कहीं आएगा। और जो आज परिस्थिति बनी है, संघर्ष करने का जो आनंद है वो शायद ऐसे ही समय में है, क्योंकि आज ही वो वक्त है जब हमको सबसे ज्यादा सक्रिय रूप से जागृत रहते हुए, लोगों को जगाते हुए लड़ना है।
अगर ये ऐसा समय नहीं होता तो शायद हम सो सकते थे, हम रुक सकते थे, लेकिन ये समय है जो हमको पुकार रहा है कि हम लड़ें, हम संघर्ष करें और हम हार नहीं माने, निराश ना हो। अच्छा सर, एक चीज का जवाब आप मुझे दीजिए। मैं भी कभी कभी ये सोच रहा हूँ कि जिस जमाने में दलितों के पास मतलब रिलेटिवली स्पीकिंग, मतलब अगर औसत तौर पे अगर हम देखें, तो जिस जमाने में उनके यहाँ तालीम याफ्ता लोग, शिक्षित लोग कम थे, जिस जमाने में नौकरी में भी बहुत कम लोग थे, इक्के दुक्के आपको इंटेलेक्चुअल्स जिस तरह से डिग्रियां लेके जैसे आजकल मिल जाते नहीं थे, उस जमाने में दलित मूवमेंट को अगर देखे, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर के जमाने में देखिए या मानवर काशीराम के जमाने में देखे, वो बड़ा स्ट्रांग था और बड़ा भयभीत यहाँ का जो ब्राह्मणवाड़ी तबका होता था कि अरे देखो अम्बेडकर क्या कर रहे हैं और काशीराम क्या कर रहे हैं। लेकिन आज देखिए कि आज बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स भी आपको दलित कम्युनिटी से दिख जाते हैं, बहुत सारे लोग हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड से उनकी डिग्री भी हो गई। कुछ तबका मतलब रिजर्वेशन भी फुलफिल पूरा नहीं हुआ, कुछ तबका उनका कहीं सर्विस कमीशन में भी दिख जाता है। ठीक है, अभी भी मीडिया में उस तरह से नहीं है, सिनेमा में नहीं है, लेकिन आज उस तरह की वो दलित पॉलिटिक्स जो है वो आज इस तरह से उतना स्ट्रांग नहीं है। और जो उत्तर प्रदेश की कुछ पार्टियों का आप जिक्र कर रहे थे, आप देखिए डे टू डे लेवल पे अगर आप देखेंगे तो स्ट्रगल में वो पार्टियां दिख नहीं रही है। कोई साहब मेरे फेसबुक शो में आए थे एक दो दिन पहले, जितेंद्र कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार है, वो कह रहे थे कि दलित बहुजन पार्टियों के पास कोई किसान का कोई संगठन नहीं है, मजदूरों का कोई संगठन नहीं है, छात्रों का कोई संगठन नहीं है। तो आप देखिए कि जो संख्या में इतनी कम तादाद में है वो कितने पावरफुल हैं, और जो बड़ी तादाद में जो शोषित हैं उनकी राजनीति प्रथम दृष्टया मतलब देखने से लग रही है कि वो कमजोर होते चली जा रही है। इस पे थोड़ा सा आप बताइए कि कैसा, आज तो और मजबूत होनी चाहिए, आज नेटवर्क है, सिविल सोसाइटी है, आप जैसे लोग हैं, तो आज और मजबूत होनी चाहिए, लेकिन लग रहा है कि आज और कमजोर होते चली जा रही है। और पूरा का पूरा जो आंदोलन है सिर्फ एक माने कोलोबरेशन और इस तरह का मतलब कहने का जॉब ले लेना और किसी के टीम का बी बन जाना, सी बन जाना। और जब ये सवाल मैं पूछ रहा हूं तो मैं सारे दलित आंदोलन के बारे में नहीं कह रहा हूं, जो दिख रही है, हो सकता है बहुत सारे आंदोलन चल रहे होंगे जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती है। आप बहुत मैदान में रहते हैं, थोड़ा सा इस पे बताइए हम लोग को। जी सर। दलित बहुजन राजनीति का जो ये हाल है, ये कोई बहुत अच्छी परिस्थिति नहीं है। तो और इसका कारण मुझे जो लगता है वो ये है कि जो अस्मिता की राजनीति है, जो पहचान की राजनीति है, अंत में पहचान की राजनीति जाति की राजनीति है। और अंबेडकर का पूरा आंदोलन या ये जो पूरा मुक्ति का आंदोलन है, ये जाति के विनाश का, उच्छेद का या जाति से मुक्ति का आंदोलन था। लेकिन रणनीतिक रूप से हमारी फेलियर ये है कि हमने राजनीतिक रूप से समीकरण बनाने के लिए हमने जातियों को मजबूत करने का काम, जो एनिहिलेशन की बात होनी चाहिए थी वो तो हुई नहीं, वो एजेंडा पीछे छूट गया और स्ट्रेंथन ऑफ कास्ट का जो काम शुरू हो गया, उसने मुझे लगता है कि कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी चूक हो गई है। क्योंकि जब आप जाति पर गर्व करना सिखाएंगे, जाति के आधार पर लोगों को संगठित करना सिखाएंगे, तो उसके बाद अगली कदम क्या, अगली कड़ी क्या होगी उसकी? अगली कड़ी ये होगी कि जो लोग जाति पर इकट्ठा हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, वो आगे जाकर के धर्म की राजनीति में समाहित हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि जाति जो है वो, आप सुन रहे हैं? हेलो जी मैं सुन रहा हूं, आप स्क्रीन से गायब हो गए हैं। जी स्क्रीन से आपका ब्लैक हो गया। ओके ओके, जी आप तो बोलिए बोलिए। मैं कह रहा हूं कि जो जाति की जो जातीय पहचान की जो राजनीति है वो अंत में क्या करेगी? वो सर आगे आपका जाकर कैमरा लगता है कि कुछ उसमें आपने कुछ लगता है आपने कुछ बटन ये कुछ आप हाँ जी, कैमरा आपका ऑन नहीं है। मुझे लग रहा है कि ये नेटवर्क का कुछ इश्यू हो गया है, तो यहाँ शायद ठीक है, ओके। विदाउट कैमरा मैं बात करते रहूंगा ताकि ये चलता रहेगा। ठीक है, ओके ओके।
और अगर कैमरा काम करना शुरू किया तो मैं फिर बात वो करूंगा। ठीक है, ओके ओके। तो मेरा केवल इतना सा कहना है कि ये जो जातीय राजनीति है, वो पहचान की राजनीति ने अंत में धर्म की राजनीति को मजबूत किया है। और धर्म की राजनीति किन के लिए फायदेमंद है वो आप हम सब लोग जानते हैं। दूसरा मुझे लगता है कि बहुजन राजनीति में डॉक्टर अंबेडकर की उस बात को गंभीरता से लिया ही नहीं गया जो उन्होंने कहा कि पूंजीवाद और ब्राह्मणवाद दो बड़े शत्रु हैं। तो दरअसल जो हमारी राजनीतिक पार्टियां बनी, उन्होंने न तो पूंजीवाद के खिलाफ कोई लड़ाई को मजबूत किया और केवल जवानी जमा खर्च में वो ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ते रहे। उनका खुद का चरित्र ऐसा हो गया है कि वो ब्राह्मणवादी पार्टियों, संगठनों और विचारों से प्रभावित होकर के उन्होंने खुद के यहाँ भी वैसा ही एक तरीके से अपना एक ढांचा बना लिया। तो आज ये स्थिति है कि बड़ी संख्या में राजनीतिक पार्टियां बन गई है, डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर भी, बहुजनों के नाम पर भी, दलितों के नाम पर भी। लेकिन वो कर उनका कोई एजेंडा आपको दिखाई नहीं देता है। वो है कहाँ? वो केवल चुनाव में नजर आते हैं। जब बाज टाइम जब लोगों पर अन्याय अत्याचार हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है, उनके डे बाई डे के जो मसले हैं उनको हल करने के लिए वो कहीं नजर नहीं आते हैं। आप देखिए कि इतना बड़ा किसानों का आंदोलन चल रहा है जिसमें देश भर के किसान आंदोलित हैं, लाखों की तादाद में लोग हैं। इस समय में कहाँ है वंचितों के, दलितों के और जो बहुजनों के जो राजनीतिक दल हैं, उनको तो सबसे आगे होना चाहिए। क्योंकि अंत में ये लड़ाई जो है, ये लड़ाई ब्राह्मणवाद को कमजोर करने की लड़ाई है। लेकिन बावजूद इसके वो नहीं दिखाई देते हैं ऐसी चीजों में। वो केवल रिजर्वेशन की बात होगी तो दिखाई दे देंगे, कहीं कोई भेदभाव की बात होगी तो दिखाई देंगे, राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात होगी तो दिखाई देंगे। तो आप जब लोगों से कट जाते हैं, ऐसी परिस्थिति में कैसे आपके साथ लोग जुड़ेंगे? और जब आप सत्ता में आते हैं तो आपका चरित्र अलग नजर नहीं आता है, आप वही कर रहे होते हैं जो बाकी पार्टियां कर रही होती है। तो फिर क्यों लोग आपको चुनना पसंद करेंगे? और सत्ता में आने के बाद भी आपने क्या सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक जो परिवर्तन होना चाहिए, निचले लेवल तक जाना चाहिए, वो क्या किया? मुझे वो नहीं नजर आता है। इस वजह से भी एक तरह की जो क्रेडिबिलिटी है, साख खो गई है। और एक पतन देख रहा हूं मैं बहुजन राजनीति का, और ये बहुत बुरी बात है, लेकिन ये हो रहा है। सर अगर आप सामने आ जाए स्क्रीन पे तो मेरे दोस्त लोग ज्यादा अटेंशन पे कर पाएंगे। लेकिन सर एक चीज आप मुझे ये बताइए, एक सवाल तो ये भी पूछा जा सकता है कि एक जो मतलब कोसने का कोसा किसी एक संगठन को ना जाए, नहीं तो मुझे लगता है कि बातें ज्यादा खुलती नहीं है। आप देखिए जो तथाकथित प्रगतिशील जो लोग हैं, उन लोगों ने भी जो जाति के जो सवाल थे उससे वो घबराते रहे, उसको उन्होंने उठाया नहीं। उनके संगठन में आप देखेंगे तो ये खास तरीके से आप देखेंगे कि एक ही जाति या दो जाति या अपर कास्ट लोगों का डोमिनेंस है। और एक बार की बात है कि एक दलित बहुजन नेता ये बात कह रहे थे जेएनयू के अंदर में कि जब लेफ्ट पार्टियों से ग्लोबलाइजेशन और भूमंडलीकरण नहीं रोका गया तो हम प्राइवेटाइजेशन में रिजर्वेशन मांगते हैं, तो हमको लोग क्यों कहता है कि हम निजीकरण के साथ में हैं। तो आपको वो भी तो देखना होगा, जो लोग 40 साल 50 साल से सत्ता में थे, उन लोगों ने दलित बहुजन मुद्दे को किस तरह से उठाया। आज भी रिजर्वेशन बड़े बड़ी यूनिवर्सिटियों में जगह पे उसका पालन नहीं होता है। आज भी हर पार्टी के, बड़े पार्टियों के, राष्ट्रीय पार्टी के जो स्ट्रक्चर हैं वो अभी भी ब्राह्मणवादी ही हैं। तो उनको आप कैसे देखते हैं सर? प्रगतिशील या खास तौर पे अगर हम कहेंगे कि वामपंथी आंदोलन में जो कुछ ही जातियों की वर्चस्व रहा है, वो तो बिल्कुल उस पर खूब बात हुई है और उसकी आलोचना हर मौके पर की जाती रही है। और हम उसको उसकी रक्षा नहीं कर रहे हैं, न मैं उसकी बचाव के लिए कुछ ऐसी कोई बात कह रहा हूँ। मुझे लगता है कि वो तो बात कही जाएगी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहां तो गंभीर भूलें हुई हैं।
तो उसकी कोई बचाव नहीं किया जा रहा है, और न ही कोई एक पार्टी को हम उस पे निशाने पे ले रहे हैं कि हम किसी एक दल के खिलाफ कोई बात कर रहे हैं। ये एक प्रवृत्ति जो उभर के आई, देखिए आज की फेलियर में केवल बहुजनवादी या अम्बेडकराइट दलों का ही वो जिम्मेदारी है, ऐसा नहीं है। ये जो फेलियर है इसमें वामपंथियों का भी फेलियर है, कांग्रेस का भी फेलियर है, समाजवादियों का भी फेलियर है, और उसमें अम्बेडकरवादियों का भी फेलियर है। क्योंकि ये सारे लोगों ने जिन सवालों से टकराना चाहिए, जैसे मैं जब ये कह रहा हूं कि जिन मुद्दों पर दलित बहुजन दलों को मुखर होना चाहिए वो नहीं हो रहे हैं, वैसे ही जाति के सवाल पर वामपंथी मुखर नहीं हुए, या कई दल जो बात कहते रहे दलितों के हित की, लेकिन उन्होंने दलितों को क्या भागीदारी दी अपनी यहाँ पर? वहां भी जो लोग आरएसएस पर ये कहते हैं कि वहां केवल ब्राह्मण ही बन रहे हैं, ये सवाल तो और लोगों पर भी है कि उनके यहाँ भी तो वर्चस्व में वो जो नेतृत्व में जो लोग हैं वो कौन लोग हैं, वहां भी नेतृत्व में दलित कितने आए और कितना आगे पहुंच पाए हैं। तो ये सवाल तो है, उधर भी है, इन पर भी है। तो मैं कोई किसी के बचाव के लिए नहीं कह रहा हूँ, और मुझे वो लगता भी नहीं है। मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं सर मेरा अभय कुमार जी की ये स्क्रीन पे आऊं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा क्या हो गया। या तो मैं इसको एक बार नहीं, एक बार आप एक बार स्क्रीन पे आइए, एक बार स्क्रीन पे आइए। उसमें मुझे लगता है कि आपका जो वीडियो है वो शायद वो कैमरा है, उसको अपने बटन जो है अपने कुछ लगता है ये हो गया है, मतलब दब गया है वो। जी हाँ, एक सवाल सर, आप चूंकि आवाज मेरी सुन पा रहे हैं तो मैं ये कह रहा हूं कि हम लोग भी जो बातचीत करते हैं तो बातचीत बड़े खुले मन से करते हैं, और ये कहीं से कोशिश नहीं करते कि ये कोई एजेंडा सेट करने के लिए सब डिस्कशन हो रहा है। आलोचना जो है जहां भी कमियां हो वहां पे आलोचना होनी चाहिए। सर एक और बात आप बताइए, अम्बेडकर को लेके भी तरह तरह की व्याख्याएं हो रही हैं, आप देख रहे होंगे। राष्ट्रवादी लोग अम्बेडकर को लेके भी बहुत प्रोग्राम कर रहे हैं, और आपको पता होगा, बहुत हैरत की बात है कि आजकल ये जो मौजूदा सरकार है, पहले तो नहीं, मतलब पुरानी जो वाजपेयी या अडवाणी के जमाने में उतना अम्बेडकर का तो नाम नहीं लिया जाता था, लेकिन आजकल देखते हैं कि जो भी वो अपनी पॉलिसी लाते हैं उसमें अम्बेडकर जी ने यही कहा था। मिसाल के तौर पे कुछ 5 जन में एक खबर छपी थी कि अम्बेडकर साहब आज होते तो सबसे ज्यादा खुश होते, ये जो नागरिकता कानून बनी हुई है। अम्बेडकर साहब होते तो कश्मीर में धारा 370 खत्म हो जाती तो सबसे ज्यादा खुश होते। तो एप्रोप्रिएशन वहां भी चल रहा है बड़ी तेजी से। और एक दूसरे लेवल पे भी एक डिबेट चल रही है कि अम्बेडकर और मार्क्सवादियों के बीच में क्या सामंजस्य बन सकता है कि नहीं बन सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, दोनों के बीच में सामंजस्य बनना चाहिए, क्योंकि आर्थिक सवाल और जाति के सवाल और क्लास के सवाल एक ही हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और कुछ अम्बेडकरवादी संगठनों का मानना है कि दलित मूवमेंट जब ऑटोनोमस रहेगा, मतलब खुद मुख्तार रहेगा, आजाद रहेगा, तभी तक वो आगे बढ़ सकता है, नहीं तो ये सवर्णा लेफ्ट जो लोग हैं उसको मतलब जय भीम करते करते इसको निकल जाएंगे। तो आपका तो बहुत ताल्लुकात और संबंध और तजर्बे हर दल के साथ रहे हैं, तो इस अम्बेडकर को लेके और मार्क्सवाद को लेके और इधर आपको संघवाद को लेके, इस पे कुछ आप हम लोगों को थोड़ी सी रहनुमाई कीजिए सर। जी ये बात सही है। जो सर आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, एक बार फिर आप जरा एक बार फिर इसको रिपीट कर दें। दोस्तों अभी हम सवाल पूछ रहे हैं सर से, अम्बेडकरवाद, मार्क्सवाद और संघवाद को लेके जो एक एप्रोप्रिएशन चल रहा है हर तरफ से, और अम्बेडकर को कई तरह से इंटरप्रेट करने की कोशिश की जा रही है। सर जी, जी मेघवंशी जी, नेटवर्क का इतना इशू होता है कि कितना अच्छा डिस्कशन चल रहा है लेकिन बीच में कुछ ना कुछ। जी सर। हाँ हाँ, जी 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 हाँ, खैर मुझे लगता है वो स्क्रीन से अभी सर नहीं है, बस एक कुछ सेकंड में आ रहे हैं। बस आप लोग थोड़ा, आपसे विनती है कि आप लोग बने रहिए, ये टेक्नोलॉजी अपनी तरफ से हम लोग पूरी कोशिश। जी आ गए सर।
जी सर। माफ कीजिए, कुछ दिक्कत नहीं, हुई। अब सही। वेलकम तो वेलकम मैं ये कह जी। रहा हूँ कि जी, अ, अंबेडकर अंबेडकर को जिन्होंने जीवन में जीते जी, जो अंबेडकर जब तक जिंदा रहे, जिन्होंने कभी भी अंबेडकर के किसी भी काम में मदद नहीं की। देखिए, आरएसएस बनता है 1925 में, अंबेडकर 27 में पहाड़ वाला तालाब का आंदोलन चला रहे थे, जलाराम मंदिर प्रवेश का आंदोलन चला रहे थे। कहाँ था वो भी महाराष्ट्र में ही चला रहे थे, ये भी महाराष्ट्र में ही थे, इनका संगठन भी। क्या इन्होंने कोई मदद करी? और यहाँ तक कि जब मनुस्मृति जलाई गई तो उसका विरोध जरूर इन लोगों ने किया। और बाद में जब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान निर्माण का पूरा काम किया, तब भी ये लोग डॉक्टर अंबेडकर के पक्षधर नहीं थे। उन्होंने संविधान का विरोध किया, तिरंगे का विरोध किया। भीमा कोरेगांव में डॉक्टर अंबेडकर के जाकर के वहां पर जो वो मीटिंग करते थे, उसके खिलाफ गुरु गोलवलकर ने अपनी किताब बंच ऑफ थॉट में डॉक्टर अंबेडकर पर बहुत अपमानजनक एक टिप्पणी की है, 2 पैराग्राफ की। और कोई भी अंबेडकरवादी अगर उसको पढ़ेगा तो उसका होता है इस भाषा में उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर के लिए लिखा है। लेकिन वही लोग जो अम्बेडकर की भी पक्षधर थे, हिंदू कोड बिल का भी जिन्होंने मुखालफत की, वो तमाम लोग आजकल अम्बेडकर के सबसे प्रिय भक्तों का दावा कर रहे हैं। और उन्होंने जो है वो आरएसएस की शाखा में गए थे, गवार से मिले थे, और वो बहुत खुश थे। वो संस्कृत को राजभाषा बनाना चाहते थे, भगवा ध्वज को भारत का झंडा बनाना चाहते थे। मतलब वो ये कहने से अब थोड़े दिनों बाद एक किताब और आएगी जिसमें वो ये कहेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे थे। जी, कुछ फिर नेटवर्क का इशू हो गया। जी। हेलो सर। तो, तो अम्बेडकर अम्बेडकर को जिस ढंग से पेश किया जा रहा है, अम्बेडकर जो ऑफ हिंदुइज्म लिखते हैं, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट लिखते हैं, और जो ये कहते हैं कि जीवाद और ब्राह्मणवाद सबसे बड़े कामगारों के शत्रु हैं, और जो ये कहते हैं कि कभी भी ये देश इसमें हिंदू राज कायम नहीं होना चाहिए, वो बहुत ही त्रस्त होगा। उस अम्बेडकर को किस रूप में आज पेश किया जाता है, उसको प्रातः स्मरण में शामिल कर दिया गया है। पांचजन्य के मुख पृष्ठ पर अम्बेडकर हैं। उनके जो रूट मार्च होते हैं, पथ संचलन, उसमें अम्बेडकर का फोटो सबसे आगे रखा जाता है। और अम्बेडकर के नाम पर स्मारक बनाए जा रहे हैं, अम्बेडकर का गुणगान किया जा रहा है, उनकी अष्ट धातु की प्रतिमाएं लगाई जा रही है, उन प्रतिमाओं को दूध से एक जड़ अम्बेडकर वो स्थापित कर रहे हैं। मूर्ति वाला अम्बेडकर जो मौन रहता है, निर्जीव है, और कोई कष्ट नहीं पहुंचाता है। मूर्ति का अम्बेडकर क्या कष्ट पहुंचाएगा? आप देखिए, विचारशील अम्बेडकर जो किताबों में है, विचारों में है, उस अम्बेडकर को एक तरफ करते हुए प्रतीकों को स्थापित किया जा रहा है, और लोगों को इस बात के लिए तैयार किया जा रहा है कि वो स्मारकों में, प्रतीकों में, डाक टिकटों में, अम्बेडकर की मूर्तियों में, उनमें ध्यान दे। और जो प्रतीकात्मक रूप से ये कर रहे हैं कि संविधान को झुका रहे हैं, अम्बेडकर के वहां जाकर के और चरण स्पर्श कर रहे हैं, परम पूज्य डॉक्टर अम्बेडकर कह रहे हैं, ऐसी चीजों में लोगों को मुगालते में डाला जा रहा है, ताकि लोग भूल जाएं कि अम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञाएं ली थी। डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या कहा था कास्ट को लेकर के। पूजा की जा रही है अम्बेडकर की, वो अम्बेडकर के विचार की सबसे बड़ी हत्या है। कहा कि नायक सर, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है।
जी, नेटवर्क का कुछ इशू लग रहा है। जी, आप अगर इस बात को फिर से दोहरा दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। जी सर, दोस्तों, हम सब अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ एक चर्चा हो, लेकिन नेटवर्क लगता है कि मेघवंशी जी की तरफ से नेटवर्क का कुछ इशू है। अभी उनका स्क्रीन पूरी तरह से फ्रीज हो गया है। तो अभी अब वो अभी डिसअपियर हो गए। जी, तो बातचीत चल रही थी डॉक्टर अंबेडकर और आरएसएस के संबंध को लेके, और मेघवंशी जी कह रहे थे कि किस तरह से उनके जो। जी, आ गए। जी सर। हेलो। बहुत हेलो माफी चाहता हूँ क्योंकि ये नेटवर्क का बहुत बड़ा इश्यू हो रहा है। तो मैं ये कह रहा था कि सर, आप जरा एक बातों को एक बार, अंबेडकर क्योंकि की जो सर प्रतीक एक पूजा आध की जा मिनट में रही बड़ी है दिक्कत हुई थी। और जरा आप बातों को एक बार फिर से अगर उसको तो दोहरा मैं दें ये उस। कह रहा हूँ जी। कि अ, तो जो अम्बेडकर है उसको मूर्तिवान अम्बेडकर बना करके उसके उसकी जो प्रतीक पूजा की जा रही है उसका खतरा ये है कि अंत में डॉक्टर अम्बेडकर के मंदिर बनाए जा सकते हैं। उनको एक अवतार जैसा घोषित किया जाएगा, क्योंकि अभी तो वो परम पूज्य कहा जा रहा है लेकिन वास्तव में फिर पूजना शुरू किया जाएगा उनको। और जो मूर्तियों में अम्बेडकर रहेगा, मंदिरों में जो अम्बेडकर रहेगा, वो हमारे किसी काम का अम्बेडकर नहीं होगा। तो ये जो आज अलग अलग अम्बेडकर आपको नजर आते हैं और उनकी अपने तरीके से जो व्याख्या की जाती है, ये हमने 370 के खत्म होने के समय में जो कहा गया कि डॉक्टर अम्बेडकर को ये सच्ची श्रद्धांजलि है। और आप ताजुब करेंगे कि राइटिंग और स्पीचेज में कहीं उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया कि वो 370 के विरोध में थे या उसको हटाना चाहते थे, लेकिन इन्होंने जी का काम करते हुए उसको अंबेडकर के माथे पर मढ़ दिया और ये कह दिया कि ये अंबेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि है। उसका कोई लेना देना भी नहीं था उस सारी चीज का। और मैं तो कहता हूं कि जिस किताब को ये बहुत पसंद करते हैं, थॉट्स ऑन पाकिस्तान, और उसका इस्तेमाल करते हैं रेफरेंसेस काट काट करके, उसमें भी और डॉक्टर अम्बेडकर के 1951 वाले जो भाषण था उसमें भी अम्बेडकर बहुत साफ तो बात कहते हैं कश्मीर को लेकर के। शायद ये जितने भी राष्ट्रवादी है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वो तो साफ तौर पे कहते हैं कि जो कश्मीर की मुस्लिम आबादी वाले जिले हैं उनको पाकिस्तान को दे दिया जाना चाहिए। ये लिखा हुआ है, वो ऑन रिकॉर्ड है। क्या ये स्वीकार करते हैं उस सारी चीज को? लेकिन जो अम्बेडकर कहते ही नहीं है वो जबान से ये कहलवा देते हैं। और अंबेडकर की ऐसी जीवनियां लिखी गई है, अंबेडकर पर ऐसा साहित्य लिखा गया है जिसमें उनको आधुनिक मनु, राष्ट्र ऋषि ऐसा कहते हुए और आरएसएस का बड़ा प्रशंसक बताते हुए उनकी एक भूमिका बनाई गई है। अब तो यहाँ तक स्थापित करने की कोशिश की जा रही है कि अंबेडकर ने आरएसएस पर जो प्रतिबंध लगा था उसको हटवाने में बड़ी भूमिका निभाई थी और सावरकर और गोलवलकर को जेल से बाहर निकलवाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। तो वो दो काम कर रहे हैं इसके जरिए। वो ये एक तो अंबेडकर को गांधी के विरोधी के रूप में स्थापित कर रहे हैं और दूसरा गांधी के हत्यारों के समर्थक के रूप में अंबेडकर की छवि को बना रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये जो अप्रोप्रिएशन चल रहा है अंबेडकर को लेकर के, या और भी जो लोग हैं उनको जिस तरीके से हजम करने की कोशिश कर रहे हैं, हड़प रहे हैं और उनको काट करके अपने तरीके से मोड़ करके बातों को रख रहे हैं, वो एक खतरनाक चीज है और उसका बहुत गलत असर जा रहा है। अच्छा सर, ये तो आपने जो राष्ट्रवादियों की जो मंशा है अंबेडकर जी को लेकर, कैसे उनको तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है और अपनी सारी करतूतों के लिए अंबेडकर जी का ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन एक दूसरा भी एक पहलू है जिसपे मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा उस पर भी आप रोशनी डालें, कि ये मार्क्स को लेके और अंबेडकर को भी लेके मतलब एक मत नहीं है। तो इसमें आपकी क्या समझदारी है सर, और आप क्या हम लोगों को दिशा निर्देश देंगे? क्या आप हम लोग को कहना चाहेंगे कैसे मार्क्स के आइडियाज को और अंबेडकर के आइडियाज को क्या हम साथ लेके चल सकते हैं या दोनों में टकराहट है? जी।
मुझे लगता है कि वामपंथ को लेकर के डॉक्टर अंबेडकर को जिस तरीके से वाम विचार के विरोधी के रूप में पेश किया जाता है, उस पर पुनः सोचने की जरूरत है। उस रूप में मार्क्सवाद के विरोधी नहीं है जिस रूप में उनको पेश किया जा रहा है। उनका जो भारत के मार्क्सवाद जो अनुभव था, उनका कटु अनुभव, और उनकी भारत के मार्क्सवादियों की जो वर्ण और जाति की समझ नहीं थी, उसको लेकर के जो उन्होंने कटु आलोचना की, उसको ज्यादातर लोग पूरे मार्क्सवाद को खारिज करने के रूप में लेते हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा सा अंबेडकर को अलग दृष्टि से देखने की जरूरत है। अंबेडकर जो कि मजदूरों के नेता हैं, मजदूरों की ट्रेड यूनियन बनाते हैं, अपनी पॉलिटिकल पार्टी का नाम इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी रखते हैं, और पूंजीवाद को भी ब्राह्मणवाद जितना ही खतरनाक चीज बताते हैं। अपने संविधान सभा में दिए गए भाषण में वो सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी दोनों को लोकतंत्र के लिए खतरनाक बताते हैं। उस अंबेडकर को मार्क्सवाद के खिलाफ खड़ा करना एक अलग तरह का एक पूरा, मुझे लगता है कि ठीक से समझा नहीं गया। इसको फिर से समझने की जरूरत है। और आज जो वक्त है, ऐसे वक्त में जबकि प्रगतिशील जो धारा है, उसने अपनी उस गलती को समझा है कि उन्होंने जाति की सच्चाई को नहीं समझ पाए वो, या उचित समय पर उन्होंने उसमें दखल नहीं किया। और आज अगर वो अंबेडकर को अपना रहे हैं और साथ आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हमें भी थोड़ा आगे थोड़ा 2 कदम और चलना चाहिए। अगर कोई डॉक्टर अंबेडकर को इस रूप में ले रहा है, और ऐसा नहीं है कि वो संघियों की तरह हड़प रहे हैं या डॉक्टर अंबेडकर के विचार को गलत तरीके से प्रस्तुत करते हुए वो ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो अंबेडकर को अंबेडकर के रूप में, जो वास्तविक अंबेडकर है, उसके रूप में अगर स्वीकार करते हैं कोई भी लोग, और वो उस दिशा में चलना चाहते हैं, तो ये मौका है। और आज जो लड़ाई है, ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है। इस लड़ाई में हमको बहुत सारे अलायंसेस बनाने पड़ेंगे, बहुत सारे लोगों के साथ आना पड़ेगा। आप अगर देखेंगे कि सीए वाला जो आंदोलन था पूरा, शाहीन बाग वाला, इस आंदोलन में संविधान और डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीरें वहां पहुंची। क्या हम वहां सवाल करते कि अंबेडकर का क्या विचार था इस्लाम को लेकर के, या राज्य को लेकर के क्या विचार था? तो वो ठीक है, उनका धर्म को लेकर के एक विचार रहा होगा, लेकिन आज क्या स्थिति है? मार्क्सवाद को लेकर के उनका क्या विचार, मार्क्स को लेकर क्या विचार था, मार्क्सवाद को लेकर क्या विचार था, और भारत के मार्क्सवादियों को लेकर के क्या विचार था? हम बहुत बड़ा गड्ढम गड कर देते हैं सब चीजों को, और इतना मिला देते हैं सब चीजों को कि उसका फिर कोई और ही अर्थ जाकर के निकलता है। मुझे तो लगता है कि देखिए, अभी तो जय भीम लाल सलाम बहुत पॉपुलर नारा हो गया है कई जगहों पर, लेकिन हमने 2012 में एक कबीर फुले अंबेडकर चेतना यात्रा निकाली, और उस चेतना यात्रा का जो झंडा था वो, उसमें जय भीम लिखा हुआ था, और उसकी समापन पे ये नारा हजारों की तादाद में लोगों ने लगाया भीलवाड़ा में। हमारे पास उस समय के वीडियो फुटेज हैं जहां हमने जय भीम लाल सलाम का नारा दिया। देखिए, मैं न तो किसी वामपंथी पार्टी में हूँ और नहीं मुझे कोई उस रूप में मैं अपने आप को पहचाना जाना पसंद करता हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि अंबेडकर वादियों का अगर कोई अलायंस बनेगा तो वो दक्षिण पंथियों के साथ तो नहीं बनना है, वो तो बनेगा तो वामपंथियों के साथ ही बनेगा, प्रगतिशील लोगों के साथ ही बनेगा। तो जो आपके स्वाभाविक मित्र हो सकते हैं उनके साथ मित्रता बनानी पड़ेगी, और असहमतियों के बावजूद बनानी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो जो चीजें हैं इतिहास में वो खत्म हो जाएगी, वो है। जी जी, बहुत बढ़िया पॉइंट है। इस बात को मतलब अंडरस्कोर करने की आज की जरूरत जो है। जी, बहुत बढ़िया पॉइंट आपने कहा। मेरे साथियों, जो आप लोग इस शो को, इस फेसबुक डिस्कशन को सुन रहे हैं, भंवर बेगवंशी जी ये कह रहे हैं कि दक्षिण पंथ का और अंबेडकरवाद का कोई रिश्ता हो नहीं सकता है। दक्षिण पंथी लोगों का जो उन्मादी राष्ट्रवाद की जो बात करते हैं, मनुवाद की जो बात करते हैं, उनसे अंबेडकरवाद का कोई रिश्ता नहीं हो सकता है। अंबेडकरवादियों का रिश्ता होगा तो वो प्रगतिशील लोगों के साथ होगा, वो वामपंथी लोगों के साथ होगा, इसके साथ कि उनके बीच में
मतभेद के भी बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं। सर मैंने सही कहा ना आपकी बातों को? जी जी बिल्कुल, जी धन्यवाद जी आपको। जी। सर आपकी किताब के हर चैप्टर पे मैं अंडरलाइन करके रखा हुआ हूँ उस पे सवाल पूछने के लिए। मुझे लगता है कि एक एक मैं जनरली टॉक को 1 घंटे के अंदर में समेट लेता हूँ, तो इसलिए मुमकिन नहीं है। एक दो सवाल ले लेंगे और फिर मैं आपसे किसी और दिन मैं आपसे आपको मैं बुलाऊंगा और एक बार फिर हम आपसे बातचीत करेंगे। तो एक सवाल ये है, खासकर मैं भी पत्रकार हूँ, एक जमाने में मैं भी अंग्रेजी के अखबार में, मैं भी एक जमाने में फुल टाइम जर्नलिज्म करता था, लेकिन फिर यूनिवर्सिटी आने के बाद अब मैं फ्रीलांस के तौर पे लिखता हूँ, कॉलमनिस्ट हूँ। और मेरे दोस्तों जो लोग अपने जो प्रिय लेखक जो हैं भंवर मेघवंशी जी के बारे में और बातों को नहीं जानते, मैं जोड़ना चाहता हूँ कि ये एक बहुत बड़े पत्रकार भी हैं और इन्होंने जो मेन स्ट्रीम पत्रकारिता है, जो कि आपको लगता है कि बहादुर शाह जफर मार्ग है और आजकल नोएडा हो गया है, यहाँ से दूर हट के इन्होंने राजस्थान में जहाँ से इनका ताल्लुक है वहां पे ये लगातार लिखते रहे और बड़ी तेज तर्रार इनके संपादकीय होते थे, इनके लेख होते थे। कई बार उसके लिए इनके ऊपर हमले भी हुए, इनको बायकाट भी किया गया, इनको हिंदू विरोधी भी कहा गया। तो एक चीज मैं पूछना चाहूंगा मीडिया के हवाले से, क्योंकि मेरी इसमें बहुत ज्यादा दिलचस्पी है। इन्होंने कहा कि जिस जमाने में ये मतलब राष्ट्रभक्तों के, अंध राष्ट्रभक्तों के साथ थे, उस जमाने में कह रहे थे कि इनके दिमाग को कट्टर बनाने में, शिद्दत पसंद एक्सट्रीमिस्ट बनाने में पांचजन्य का बहुत बड़ा रोल था। और आज भी पांचजन्य आपको 10 से 15 रुपए में हर स्टॉल पे आपको मिल जाएगा। बहुत अच्छा डिजाइनिंग भी होता है उसका जी। तो मैं ये कह रहा हूं कि एक विचारधारा आज सत्ता में आई है, लेकिन ये पांचजन्य, ये ऑर्गेनाइजर तकरीबन 50 या 60 साल से निकल रहा है। और जो राष्ट्रवादियों के पहले प्रधान, जो पहले उनको सत्ता मिली वाजपेयी जी के जमाने में, वो भी उसके संपादक रहे हैं। तो दक्षिणपंथी लोग अखबार को, अपनी विचारधारा को पहुंचाने में बहुत अहमियत उस पर ध्यान देते हैं। हालांकि उनकी विचारधारा प्रोपेगेंडा है, लेकिन मैं उस तरह की बात, ये हमारे तरफ के जो लोग हैं, जो प्रगतिशील लोग हैं और खासकर दलित बहुजन संगठन है, उनके बीच में इस तरह की चीजें नहीं देखने को मिलती थी। जरा सर आप बताइए, अंबेडकर साहब के जमाने में जब टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी तो 4-5 अखबारों को संपादित किया अपनी जिंदगी में, जनता, मूक नायक, प्रबुद्ध भारत और क्या क्या, मैं आप सब जानते हैं। लेकिन आज आप बात बताइए, आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि जो लाला जी का जो अखबार है, जो शुगर मिल चला रहे हैं, जो माइनिंग का काम कर रहे हैं और अखबार इसलिए चलाते हैं ताकि सरकार से उनकी दलाली हो जाए, वो कैसे अम्बेडकरवाद को और आपकी बातों को आगे पहुंचाएंगे? तो दलित बहुजन तबका का एक अपना प्रेस हो, एक अपनी उसकी आवाज हो, इस दिशा में क्यों नहीं काम हो रहा है सर? ये ये बहुत अजीब स्थिति है कि हम मेन स्ट्रीम, जिसको मेन स्ट्रीम नहीं मनु स्ट्रीम कहा जाए तो बेहतर है, उस मीडिया को हम कोसने में अपनी बहुत एनर्जी लगाते हैं और हमको लगता है कि वो हमको नहीं छापता है, वो हमको कवर नहीं करता है, वो हमको नहीं दिखाता है। तो जो आपने कहा कि लाला क्यों हमको दिखाएगा, और कांसीराम जी ने एक बहुत अच्छी सी व्याख्या करी इनकी कि मीडिया में बनिए का पैसा और ब्राह्मण का दिमाग लगा हुआ है। तो ये मालिक जो है सब बनिया है और संपादक सब जो है वो ब्राह्मण तबके से आते हैं। तो वो क्यों आपके लिए कुछ चीज दिखाएंगे? देखिए वो दिखाएंगे पिटता हुआ, लुटता हुआ, रोता हुआ, भीख मांगता हुआ दलित, वो उसको बहुत पसंद है। तो उस रूप में जो विक्टिम दलित हैं वो तो दिखा देते हैं वो, लेकिन प्रतिरोध करते हुए, मुखर आवाज, अपनी आवाज को मुखर करते हुए या लड़ते हुए संघर्षशील दलित उनको पसंद नहीं है। तो अब आप अगर चाहते हैं कि आपकी जो आवाज है, आपके हक हुकूक की आवाज है, वो अगर जाए तो वो उसके लिए तो मंच हमको अपना बनाना पड़ेगा। हम उम्मीद क्यों कर रहे हैं कि किसी और के मंच पर हमको ये जगह मिलेगी? वो तो नहीं मिलेगी। और खास तौर पे जो जो लोग हमको दबाने वाले हैं, जो हमारा शोषक जमात है, शोषकों से
ये उम्मीद क्यों की जानी चाहिए? उनसे क्या हम सदा सहायता मांग रहे हैं या रहमत की भीख मांग रहे हैं? हमें नहीं मांगना चाहिए। तो मुझे तो लगता है कि डॉक्टर अंबेडकर बहुत आर्थिक रूप से बहुत मुश्किलात में रहे, बावजूद इसके उन्होंने अपने बहुत सारे पत्र पत्रिकाएं निकाली। उस जमाने में मैं सोचता हूँ, आज तो हमारे पास सोशल मीडिया है, तमाम तरह के प्रिंट के साधन हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया, सब कुछ चीजें हैं। और ऐसी भी बात नहीं है कि हमारा समाज अब पाठक वर्ग नहीं होगा, बहुत बड़ी संख्या में लोग पढ़ते हैं, देखते हैं। उस समय कितने लोग पढ़ते थे, कितने लोग पढ़े लिखे थे, बावजूद इसके डॉक्टर अम्बेडकर निकाल रहे थे उन अखबारों को, इतना लिखा उन्होंने। लेकिन मुझे लगता है अभय कुमार जी की एक चीज और है जिस पर मैं इस फेसबुक लाइव के जरिए कहना चाहता हूँ। बीच में इंटेलेक्चुअल्स के प्रति बहुत नफरत आजकल मैं देखता हूँ। उनको लगता है कि ये बुद्धिजीवी जो लोग होते हैं, उनको गरियाना, उनको गाली देना, उनको डिमोरलाइज करना, ये हमारे आंदोलन में या हमारी राजनीतिक दलों में या कार्यकर्ताओं में और काडर में एक बहुत एक ऐसी प्रवृत्ति के रूप में मैं देख रहा हूँ जो कि बहुत भयानक है। तो अगर हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये ज्ञान की राजनीति का दौर है, यहाँ जिनके पास वो राज कर रहे हैं, राज आपको लग रहा होगा कि पैसा कर रहा है या कुछ कर रहा है, लेकिन अंत में राज जिनका ज्ञान की तमाम चीजों पर कब्जा है, वो लोग राज कर रहे हैं। और हम अपने भीतर में बुद्धिजीविता को उभरने नहीं देना चाहते हैं। और जो कोई भी लोग ये काम करते हैं उसको कोई मान्यता नहीं है। लोगों को लगता है कि कोई अखबार चला रहा है तो उसका मतलब वो अपना घर चलाने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है कि जो दलित बहुजन तबके के, पिछड़े तबके के जो लोग चलाते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। वो कैसे चला पाते हैं? घर चलाना तो बहुत दूर की बात है, उस अखबार को चलाना, उसकी कागज का पैसा निकालना भी बहुत मुश्किल। लेकिन जो लोग मंदिरों के लिए चंदा देते हैं, जो लोग और चीजों को खरीदते हैं मार्केट से, वही लोग अपनी विचारधारा की चीजें नहीं खरीदते हैं। तो जब तक हम अपना मीडिया खड़ा नहीं करेंगे, तब तक हम ये भूल जाएं कि हमारी आवाज को कोई ठीक तरीके से रखेगा। वो और हमें उम्मीद किसी भी किस्म के ये जो अभी जो प्रेजेंट मीडिया है उससे कि वो हमारे साथ न्याय करेगा। अगर हम खुद ही न्याय नहीं कर पा रहे हैं, लोग अब राजकीय सेवाओं में चले गए हैं, ठीक ठाक उद्योग लगा लिए हमारे लोगों ने, बड़े बड़े बंगले बना रहे हैं, तो क्या ये सारे लोग मिलकर के एक ढंग का अखबार इस देश में नहीं चला सकते हैं? एक टीवी चैनल लॉन्च नहीं कर सकते हैं? पर इकट्ठा आकर के काम करने की प्रवृत्ति नहीं है। एक कोई चैनल, यूट्यूब का भी कोई एक चैनल खड़ा करता है, उसके साथ दसियों चैनल आ जाते हैं, लोग दिग्भ्रमित हो जाते हैं कि इसको सब्सक्राइब करूं, कि इसको देखूं, कि उसको देखूं। एक ही तरह की चीजें सभी चीजों में आ रही। तो हमें कलेक्टिवनेस का बहुत अभाव है। मुझे लगता है कि सामूहिकता का ये जो अभाव है ये हमारे लिए ठीक नहीं है। हमें मिलकर के काम करने की प्रवृत्ति को बढ़ाना होगा। हमें सामूहिक रूप से कुछ चीजें चालू करनी होगी और तभी जा करके हम कुछ कर पाएंगे। खास तौर पे हमें अपना मीडिया, जिसको हम वैकल्पिक मीडिया नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि वो हमारी स्ट्रीम का मीडिया वही है और कोई मेन स्ट्रीम नहीं है। मेन स्ट्रीम का जो आतंक है, ये थोड़े से प्रतिशत लोग कह रहे हैं कि हमारी स्ट्रीम मेन है, ये कैसे हो सकती है? मुख्य धारा कुछ ही लोगों की कैसे हो सकती है? तो जो इस देश के बहुसंख्यक लोगों की धारा है वही तो मुख्य धारा होगी। इस देश का जो किसान है, दलित है, मजदूर है, छात्र है, उसकी धारा मुख्य धारा नहीं है। और 2-5% लोगों की, उद्योगपतियों की धारा मुख्य धारा है। तो ये क्यों बन रही है? क्योंकि नैरेटिव सेट करने का, विमर्श बनाने का जो काम हो रहा है वो सारी संस्थानों पर उनका कब्जा है। आधी लड़ाई हम यहाँ हार गए हैं। तो हमें अगर इस लड़ाई को जीतना है तो मीडिया अपना बनाना पड़ेगा, तभी जा करके हम अपने लोगों का जो ये दिमाग बदल रहे हैं वो, इसको कहीं न कहीं हम रोक सकते हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सारे सवाल भी आए हैं और मैं तो आपके हर चैप्टर से एक एक मेरे पास सवाल है, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम लोग को विराम देना पड़ेगा। और दोस्तों मैं बता दूं कि सर जो है भौर मेघवंशी साहब, डायमंड इंडिया था ना सर आपका अखबार? जी जी, वो तो बंद हो गया।
जी लेकिन उसको जी। चलाया हमने 12 साल तक। 12 साल इन्होंने डायमंड इंडिया को चलाया। आप देखिए कि सीमित साधनों के साथ कितनी लड़ाई इन्होंने लड़ी। अब मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, जिन्होंने किताब नहीं पढ़ी है या अपने प्रिय लेखक को आप नहीं जानते हैं, तो उनके लिए कि ये एक पोएट भी हैं, एक शायर भी हैं, एक कवि भी हैं। इस किताब के अंदर में उनकी दलित बहुजन चेतना से प्रभावित होके कविता भी है। तो मैं तो चाहूंगा कि सर आखिर में इसको पढ़ दें। अगर ये नहीं पढ़ेंगे तो मैं पढ़ दूंगा, क्योंकि मैं उसको अंडरलाइन करके रखा हुआ हूँ। लेकिन आखिरी सवाल अभी मैं आपसे ये पूछूंगा, कविता से हम एंड करेंगे। सर अभी आप ये थोड़ा सा आप अपने बारे में हमारे जो साथी हैं उनको थोड़ा सा बताइए कि अभी आप क्या कर रहे हैं और कहाँ आपका रहना हो रहा है। थोड़ा अपने फैमिली के बारे में भी बताइए। इस किताब में आपने जो अपने पिताजी का जिक्र किया है कि वो बहुत ही चीजों को समझ जाते थे और आपको बार बार डांटते थे कि अरे तुम क्या इन ब्राह्मणवादियों के चक्कर में पड़े हुए हो, ये कुछ नहीं तुमको करने वाले हैं। और बात बात पे कहते थे कि अगर नाइंसाफी है तो उसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। शायद आपने एक जगह कहीं जिक्र भी किया है कि नाइंसाफी के खिलाफ लड़ने की जो बात है वो मुझे अपने पिताजी से ही सीखने को मिली। बहुत सारे पिताजी कहते हैं कि बाहर के लफड़े में मत पड़ो, चुपचाप आके घर के अंदर में चले जाओ। तो कुछ अपने फैमिली के बारे में, अपने पिताजी और जो भी आप अभी क्या कर रहे हैं इसके बारे में आप थोड़ा बता दीजिए। आपसे संपर्क साधने के लिए जो लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं वो कैसे आपसे संपर्क साधेंगे, आपसे कैसे जुड़ेंगे। और फिर आप अपनी कविता आप पाठ कीजिएगा, नहीं तो अनुमति दीजिएगा तो मैं पाठ करूंगा। फिर हम इस प्रोग्राम को आज के लिए, फिर हम आप किसी दिन आपको बुलाएंगे, फिर हम चर्चा करेंगे। तो थोड़ा अपने बारे में और अपने फैमिली के बारे में बताइए सर, किस समाज से आते हैं, क्या है जी। मैं राजस्थान, दक्षिण राजस्थान में भीलवाड़ा एक जगह है, वहाँ रहता हूँ। एक गांव है मेरा, और मेरा परिवार वहाँ पर खेती करता है। हम एक बहुत छोटे से एक दलित बस्ती में रहते हैं, और एक वीवर फैमिली में पैदा हुआ हूँ। बुनकर कबीर पंथी, मेरे पूर्वज जो थे वो कपड़ा बुनाने का काम करते थे, और वो कबीर पंथी लोग थे, सूफीज्म से जुड़े हुए लोग थे। या राजस्थान में एक सूफी संत रामदेव पीर, उससे मेरे परिवार का ताल्लुक रहा है। हम एक तरीके से उसके उनका जो हमारे गांव में जो एक मंदिर जैसा बना हुआ है उसके पुजारी रहे हैं पिछले 5 पीढ़ी से। और मेरे पिता, अभी तो 80 साल की उम्र हो गई है उनकी, लेकिन अभी भी वो उतने ही निर्भीक हैं। और मेरी माँ पिता के साथ हम लोग रहते हैं, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे, हम सब लोग। अब तो खैर बच्चे सब लोग पढ़ रहे हैं, और निकट भविष्य में बाबा साहब के आंदोलन में वो बहुत प्रमुख भूमिका में आएंगे, क्योंकि पूरी तरीके से वो आंदोलनों से ही निकले हैं। वो आंदोलनों से ही पनप करके निकले हैं। तो एक नई पीढ़ी बन करके तैयार हो रही है। तो एक पीढ़ी जो मेरे पिताजी की है जिन्होंने निर्भीकता सिखाई, मेरी माँ की है जिन्होंने मुझे काम करना सिखाया, और मेरी पत्नी अभी भी गांव में है। और मैं ज्यादातर समय अपने गांव में ही रहता हूँ। वहाँ हमने एक अम्बेडकर भवन बनाया है, वहाँ एक लाइब्रेरी है, सावित्रीबाई फुले लाइब्रेरी, वहाँ सभा भवन है, वहाँ रहने के लिए जगह है, और हमारी खेती बाड़ी है जिससे हम अपना अर्न करते हैं। मैं पैसे से पत्रकार हूँ, लिखने का काम करता हूँ, और मेरा व्यक्तिगत जो खर्चा है वो सारा सब कुछ मैं अपने लेखन से और उन सब चीजों से करता हूँ। बाकी समय में मैं देश भर में घूमते रहता हूँ, और मैं डायलॉग करता हूँ, खासतौर पे तरह तरह के लोगों के बीच में जाकर के। जैसे कि जो लोग रिजर्वेशन के बिल्कुल खिलाफ हैं, ऐसे लोगों के बीच में जाके बात करना, जो तबके हम पर अन्याय अत्याचार कर रहे हैं उनके साथ सीधे जाकर के चर्चा करना। मेरा ये मानना है कि हम कानूनी प्रावधानों का, संवैधानिक प्रावधानों का तो सदुपयोग करें ही करें, ये वो हथियार हैं जिनका हमें उपयोग करना ही है। लेकिन समाज को जागृत करना, और जो सामने का समुदाय है उनको भी सेंसिटाइज करने का काम हमको करना चाहिए। जैसे डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि जाति केवल दलितों के मिटाने से नहीं मिटने वाली है, तो दूसरे वाला जो सामने वाला तबका है अगर वो नहीं मिटाएगा तो कैसे होगा।
तो मैं बहुत तरह तरह के लोगों के बीच में जाकर के और निरंतर संवाद का काम करते रहता हूँ। खूब सारी इंस्टीट्यूट्स में जाता हूँ, छात्रों से छात्राओं से मुलाकात करता हूँ, उनके लिए क्लास वगैरह लेने का काम करता हूँ, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जाता हूँ। और जितने भी असांप्रदायिक मंच हैं, जो सांप्रदायिक और मंच उस तरह के मंच नहीं है, जो सेकुलर मंच हैं, उन तमाम लोगों के बीच में जाकर के और सेकुलर पार्टियों के मंचों पर भी जाकर के मैं बात को रखता हूँ। मैं उस तरह का छुआछूत नहीं रखता है कि मैं वामपंथियों के यहाँ नहीं जाऊंगा, कि समाजवादियों के नहीं जाऊंगा, या अम्बेडकर वादियों के ही यहाँ जाऊंगा, ऐसा नहीं है। मेरा ये मानना है कि जो भारत के संविधान में यकीन करते हैं और जो लोग जो हमारा संवैधानिक ढांचा है भारत का और जो आइडिया ऑफ इंडिया है उसमें यकीन करते हैं, उन तमाम लोगों के बीच में जाकर के मैं अपनी बात को रखते रहता हूँ। तो मेरा अभी तो बहुत घूमने घामने का काम चलते रहता है। मैं महीने में 23 दिन लगभग सफर करता हूँ और विभिन्न किस्म के आंदोलनों का हिस्सा बनता हूँ। जैसे अभी किसान आंदोलन में किसान जो परेड थी उसमें भी मैंने शिरकत की और अलग अलग बॉर्डर पे जाकर के भी लोगों से मैं सीखता रहता हूँ। और ऐसे ही जो छोटी छोटी जगहों पे भी आंदोलन चल रहे हैं, उन तमाम जगहों पर जाकर के भी बात करते रहता हूँ। तो मेरा खास तौर पे जो काम है वो लोगों के बीच जाकर के अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार और इसी बीच में लिखने के जरिए, अपनी किताबों के जरिए भी साहित्य का प्रचार प्रसार करने का काम मैं करते रहता हूँ। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक ब्रिज के रूप में काम कर सकूं, जहां तमाम प्रगतिशील अम्बेडकराइट समाजवादी और इस तरह के जो लोग हैं जो भारत के संविधान में यकीन करते हैं और खासतौर सेक्युलर और सोशलिस्ट जो हमारा एक ढांचा है उसमें यकीन करते हैं, उस विचार में यकीन करते हैं, उनके बीच में एक पुल के रूप में काम करने की सर और मेरा पूरा काम सामाजिक काम है। मैं किसी राजनीतिक दल का ना तो सदस्य नहीं। जी कुछ कुछ तो बातें आपकी अभय कुमार जी आप पढ़ दें कविता। जी अभी मैं पढ़ रहा हूँ। हमारे ऊपर बहुत सारे सवाल आ रहे हैं और हमारे साथी जो इसको प्रोग्राम को देख रहे हैं वो कह रहे हैं हमारे सवाल देख रहा हूँ कि कुछ साथियों ने ये कहा कि कम से कम एक सवाल का जवाब तो आप जी तो मैं मित्रों से माफी चाहता हूँ। मैं व्यक्तिगत रूप से आपके सवाल का जवाब मैं इसमें देखूंगा। नहीं सर, एक काम करते हैं सर, जवाब दूंगा सर ये काम करते हैं, एक सवाल को जल्दी से मैं पढ़ देता हूं और जो भी आपको मुनासिब लगे। एक बात आपके बारे में बता दूं कि भंवर मेघवंशी जी का नाम आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। ये ट्विटर पे भी मौजूद है, ये फेसबुक पे भी मौजूद है। आप उनसे जुड़ सकते हैं, आप उनको मैसेज कर सकते हैं, आप उनके कारवां के साथ जुड़ सकते हैं। तो मेरा तो सिर्फ इतना ही काम है कि मैं आपके और इनके बीच में एक ब्रिज का काम करूं, लेकिन आप लोग खुद मेघवंशी जी से मिलिए और इनका जो सांप्रदायिकता विरोध जो इनका कारवां है इसमें शामिल होइए। इनकी किताब में इस बात का जिक्र है कि बहुत ज्यादा धर्म और बहुत ज्यादा धार्मिक जो क्या बोलते हैं जैसे रिचुअल्स और ये इस सब में इनका यकीन नहीं है। मानवतावादी सोच में यकीन रखने वाले भंवर जी हैं और इनकी किताब में आपको बड़ी दिलचस्प बातें होगी कि ये कई सारे धर्मों में जाके इन्होंने धर्म परिवर्तन करने की भी बहुत कोशिश की और गए भी, लेकिन बाद में इनको लगा कि नहीं, ये अपने आप को मानव के तौर पे देखना चाहते हैं। अब मैं सर अगर आपकी अनुमति हो तो मैं सवाल को एक बार आपके सामने कम से कम उनको पढ़ देना चाह रहा हूं और आप अगर जो बातों को एक साथ इकट्ठा करके अगर कुछ कहना चाहते हैं तो आप उनको आप इसके लिए स्वतंत्र हैं। सबसे पहले सुशील भाई का सवाल है कि आपकी किताब का नाम क्या है। तो मैंने पहले ही बता दिया था, एक किताब मेरे पास है, आप देख लीजिए यहाँ पे जी। ये किताब है मैं कार सेवक था जी, मैं कार सेवक था, हिंदी में किताब है। आप इसे जी, मुझे लगता है कि कुछ कैमरे में दिक्कत है दिखाने में आपको जी। ये मैं एक कार सेवक था, ये किताब हिंदी में है। आप गूगल करेंगे तो अमेजन फ्लिपकार्ट सब पे मिल जाएगी। और अंग्रेजी में जो किताब है उसका नाम है आई कुड नॉट बी हिंदू। ठीक है, तो दूसरा सवाल सर सुशील जी का ही है कि सर आरएसएस में जितने भी दलित हैं उनको समझाइए। आप इसका साथ एक साथ आप जवाब दे दीजिएगा। भंवर मेघवंशी जी आपके सवाल पे आप आ ही गए जी।
वर्तमान के समय से आप वंचित वर्ग के युवाओं को लेकर क्या कहना चाहेंगे? अमरजीत साहब हैं, हमारे सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं पर सरकार का रवैया इतना सख्त क्यों है? जी, वंचित वर्ग का उच्च शिक्षा से दूर होने की बहुत बड़ी हानि है। फिर एक साहब फौजी साहब कह रहे हैं ऐसा क्यों होता है कि आईएएस, आईपीएस एवं अन्य उच्च पदों पर बैठे एससी, एसटी, ओबीसी के व्यक्तियों की शादी उच्च जाति से होती है? ये भी मजदूरों के मुद्दे पर काम मजदूरों के मुद्दों काम पर भी बहुजन राजनीति के संगठनों की भूमिका घटती जा रही है, इस पे आप ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो और बाकी हम लोगों ने अप्रिशिएट ही किया है जो हमारा जो टॉक था। तो मुझे लग रहा है कि आप अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कुछ कह दीजिए, बाकी सर से आप लोग जुड़ के और जो विस्तृत में आप इनसे आंसर ले सकते हैं। अगर कुछ कहना चाहते हैं सर तो आप अपनी बात को रख दीजिए, फिर मैं कविता पढ़ दूंगा। फिर मैं उन साथियों से माफी मांगता हूं जिनके सवालों को ठीक से वो, क्योंकि मैं सवाल देख नहीं पा रहा हूं मोबाइल में, और शायद ये भी एक कारण था, और या नेटवर्क की वजह से भी शायद ये रहा कि मैं आपके सवालों को उस रूप में नहीं ले पाया। तो मैं पहले तो माफी मांगता हूं। मुझे लगता है कि अमरजीत जी ने जो बहुत सारे सवाल किए, अमरजीत जी अगर मुझे आप फेसबुक पर या ट्विटर पर मैसेज कर देंगे तो मैं आपके इन तमाम सवालों का ठीक से जवाब देना चाहूंगा, क्योंकि मैं 1-2 मिनट में आपके ये 5-6 सवालों के जवाब दे करके आपको केवल ऐसे टालने वाली चीज मैं नहीं करना चाहता। मुझे लगता है कि इन सवालों के जवाब के जरिए आपकी हमारी दोस्ती बने और हम और भी बातें करें, तो मैं आपसे जरूर वो करूंगा। आप मुझे कहीं से भी आप देखेंगे तो मैं लगभग सोशल मीडिया के हर माध्यम पर उपलब्ध हूँ, तो आप मुझे जरूर उसमें कहीं भी खोज लीजिए और आपके सवाल भेज दीजिए। अगर आप नहीं भी भेजेंगे तो मैं यहाँ इसी बातचीत में जो आपने लिखा है यहीं से मैं आपको इनबॉक्स करूंगा, आपके जवाब मैं पढ़ूंगा इन सबको और जरूर। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और आप प्लीज उस कविता को पढ़ दीजिए। सर आप ही पढ़ दीजिए ना, देखिए सर आप ही पढ़ दीजिए इस कविता को। जी नहीं, मेरे पास अभी वो ना तो किताब है ना मुझे वो कंठस्थ है। अच्छा तो भाई माफ कीजिएगा, आपने अगर मुझे पहले कुछ कहा होता तो मैं जरूर दूसरी कोई बात नहीं, मैं ही पढ़ देता हूँ। मेरा दोस्तों कविता पढ़ना भी एक कला है और मैं इस कला में बिल्कुल जीरो हूँ। एक पत्रकार, आजाद पत्रकार के तौर पे मैं प्रोज ज्यादा लिखता हूँ, इसलिए माफी मैं चाहूंगा। लेकिन इस स्पिरिट को समझिए जिस स्पिरिट में उन्होंने लिखा है कि ये इनकी कुछ कविता है, और इसके बाद हम प्रोग्राम को यहीं पे खत्म करेंगे। और फिर आप और हम फिर भंवर मेघवंशी जी को दोबारा बुलाएंगे और सारे सवालों को लेके। तो मैं कविता पढ़ना चाहता हूँ, कुछ 2-4 लाइन इसमें से पढ़ लूं। इस किताब को आप जरूर पढ़िए, ये बाकी सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारे आपके सवालों के जवाब इसमें मिल जाएंगे। जी सर, अनुमति है? जी जी। केवल मनुस्मृति को ही जलाकर रुक क्यों गए बाबा साहब, क्यों नहीं जला डाले वे सारे ग्रंथ जिनमें बसे हैं कई मनु। कथित उच्चों के मन में एकलव्य की गुरु भक्ति पर एकलव्य क्यों दिया तूने दक्षिणा में अपना अंगूठा, क्यों नहीं काटा द्रोणाचार्य का सिर, ताकि और किसी एकलव्य का अंगूठा मांगने आता ही नहीं, फिर कोई द्रोण और पैदा ही नहीं होते, फिर कोई भी द्रोणवादी लोग। राम शबरी प्रसंग पर राजा रामचंद्र तुमने उस आदिवासिन शबरी के पास झूठे बेर भी नहीं छोड़े, इस तरह निभा ही लिया तुमने भी हमसे सच्चा बैर। तो अगर सही तरीके से मैं नहीं पढ़ा तो इसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन मैं जो स्पिरिट है इसको मैं समझ रहा हूं कि जो अम्बेडकरवादी चेतना जो होगी वो मानवतावादी चेतना होगी। जो अम्बेडकरवादी चेतना होगी वो धर्म के नाम पे किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी। जो अम्बेडकरवादी चेतना होगी वो मजदूरों के, कामगारों के दुनिया से, उनकी आंखों से दुनिया को देखेगी। और अम्बेडकर का जो नजरिया है वो बंधुत्व, समानता और आजादी पे आधारित होगा। तो जो लोग समानता, जो लोग इक्वालिटी, जो लोग फ्रेटर्निटी की बात नहीं करते हैं, जो लोग धर्म के नाम पे लोगों को बांटते हैं, उन लोगों के साथ अम्बेडकरवादियों का कोई रिश्ता नहीं हो सकता है। अम्बेडकरवादियों लोगों का रिश्ता हमेशा
प्रगतिशील लोगों के साथ होगा और उनके अपने झगड़े भी होंगे और उसी झगड़ों से नई दुनिया भी निकलेगी। तो जिस तरह से भंवर मेघवंशी साहब ने जो एक धार्मिक उन्माद के भंवर से अपने आप को बचाया और फिर अपनी पूरी जिंदगी उस भंवर में फंसे हुए लोगों को निजात दिलाने के लिए लगाई, हम सब लोगों को इनकी जिंदगी से प्रेरणा लेनी चाहिए। और अगर हमने आज कोई गलती कर दी या गलत राह पे हम चले गए तो हमें वहां से मुड़ना चाहिए और इंसानियत और बंधुत्व के लिए काम करना चाहिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप आए और हम लोगों से बात किए। अगली बार बेहतर नेटवर्क हो और ज्यादा समय हो, हम फिर आपसे गुफ्तगू करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अभय कुमार जी, और सभी जो साथी जुड़े उन सबको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।